हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि अगर आप लोग मेरा पार्ट वन वीडियो पसंद करेंगे तो मैं इसका पार्ट टू वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि मैं जल्द इसका जो पार्ट टू वीडियो है वो बनाऊं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो 50 प्रश्न थे आईपीसी के महत्वपूर्ण जो रह गए थे पिछली वीडियो में, उसके बारे में। तो दोस्तों, 50 जो क्वेश्चन से आईपीसी के इम्पोर्टेंट, जो कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ मूल विधि से संबंधित बहुत सारे टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनका एक प्लेलिस्ट है, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 51, और इससे पहले 50 क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के कायदे में किया गया कार्य अपराध नहीं है, भारतीय दंड संहिता में कहाँ वर्णित है। तो बताना है आपको कि कौन सी धारा के अंतर्गत ये वर्णित है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 89 धारा, जो है सेक्शन है, उसमें ये जो है वर्णित किया गया है। इसके बाद 52 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है या को एक बाघ उठा ले जाता है, का ये जानता है कि बाघ ने से बचाने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ेगी। तो या को लग सकती है और गोली या को लग जाती है तो कोई अपराध हुआ। आपको बताना है कि इनका सीधा ये कहना है कि अगर या को ये पता है कि बाघ या को उठा के ले जाएगा, और का को ये जानकारी है कि ये बाघ से बचाने के लिए उस पर गोली चलानी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है कि बाघ से वो या को बचाने के लिए गोली चलाता है और या को वो गोली लग जाती है, तो होगा क्या, ऐसे में क्या युवा ने कोई अपराध किया। तो आपको बताना है, तो दोस्तों वो होगा कोई अपराध नहीं किया। ठीक है। इसके बाद अगला धारा है 87 और 88 और 89 के अपवाद कब शून्य होंगे, जब किया गया कार्य हो। तो इसके जो अपवाद हैं कब शून्य होते हैं, तो ये जब होते हैं जब स्वतः ये अपराध होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, एक डॉक्टर रोगी को सद्भावपूर्वक संसूचित करता है कि उसकी राय में तुम जीवित नहीं बचोगे और मर जाओगे, क्या कोई अपराध किया है। जैसे होता क्या है, अगर कोई डॉक्टर रोगी को बता दे सद्भाव पूर्वक, यानी उसका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था, अब उस रोगी को ये बता दे कि तुम बचोगे नहीं, तुम मर जाओगे, और इस सदमे में वो रोगी मर जाता है, तो क्या उसने कोई अपराध किया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने सद्भाव पूर्वक ये काम किया है। ठीक है। सद्भाव पूर्वक ये होता है कि उसका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसको मारने का। उसने जो उसका प्रोफेशन था और उसने उस अपनी ड्यूटी को में ये काम किया था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, यानी कोई अपराध नहीं होगा। अगला 55 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कोई कार्य अपराध नहीं है जो धमकियों द्वारा विवश किया गया हो या भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत उपबंधित है। इन्होंने बताया कि कोई ऐसा धारा अपराध नहीं है कार्य जो धमकियों से विवश किया गया हो, यानी धमकी तो के द्वारा कोई कार्य किया गया हो। तो ऐसा कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है धारा जो है सेक्शन 94। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाकुओं की टोली द्वारा लोहार को किसी घर का ताला तोड़ने के लिए विवश किया जाता है, तो लोहार ने कौन सा अपराध किया है। तो अभी आपने पढ़ा कि जो विवश करके कोई भी कार्य किया जाए, करवाया जाए किसी से, तो वो क्या होता है, वो भी अपराध नहीं होता सेक्शन 94 के तहत। तो इसमें यही बताया गया है कि जो लोहार ने कौन सा अपराध किया, तो आपको बताना है इसमें लोहार ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसको जो है विवश किया गया था सेक्शन 94 के तहत, जो है उसने कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद अगला है, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा में वर्णित है। तो ये सीधा सीधा सेक्शन पूछा गया है, और इसका जो होगा 97 जो सेक्शन है उसमें शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 98 की धारा निम्न में से किनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो 98 जो है सेक्शन, उसमें किसके तहत जो है यहाँ पर प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो आपको बताना है। तो ये है बालक हो या फिर विकृत हो या फिर समझ से परिपक्वता का अभाव हो, यानी तीनों केसेस में जो है 98 सेक्शन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला है, धारा 99 के तहत सद्भाव पूर्वक अपने
पदाभास से लोक सेवक द्वारा किए गए किसी कार्य को विरुद्ध कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। तो 99 जो सेक्शन है उसके तहत आपको बताना है। तो इसमें होता है कि जब मृत्यु और घोर उपहति का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर चोट हो जाती है, उसके लिए यहाँ पर जो है अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला है उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय रहता है तो कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो आपको बताना है तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद अगला है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का प्रदान किया गया भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा धारा 100 यानी 100 सेक्शन जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है कि संशोधन द्वारा धारा 100 में तेजाब फेंकना गंभीर अपराध मानकर छोड़ा गया है। तो ये है आईपीसी के जो एक्ट है संशोधन 2018 यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु करने तक विस्तृत नहीं है। तो इसमें जो होगा गर्मा गर्म शब्दों से झगड़ना ये इसमें नहीं है, बाकी बलात्संग की आशंका हो या फिर जो है मृत्यु की आशंका हो आपको या फिर तेजाब फेंकने की आशंका हो, अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी कोई भी मृत्यु करना चाहता है और इस चीज़ को जानते हुए आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो है जो भी काम करेंगे वो उसमें आपको यहाँ पर छूट मिलेगी, ठीक है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है अगर आप कोई बलात्संग की आशंका हो या फिर मृत्यु की आशंका हो या फिर तेजाब फेंक रहा हो कोई, ठीक है। तो ये तीनों केसेस में हो सकता है। गर्मा गर्म शब्दों से कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, इसको आप प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं लेंगे। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। अगला है जब कोई व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध जमात के सदस्यों द्वारा जिनका सामान्य उद्देश्य उनकी उसकी पिटाई करना है गिर जाता है, जिसमें ये आदमी सरिया से मारता है, तब पीटते व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो हमें इसका सही जवाब देना है तो सबके विरुद्ध, ठीक है, ऑप्शन ए। हमें जो है जब कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमात के सदस्यों द्वारा यानी जो दंगा वगैरह हो जाते हैं उसमें जिनका सामान्य उद्देश्य उसकी पिटाई करना है और ऐसे में वो गिर जाता है और उसमें एक आदमी सरिया से उसको मारता है और तब पीटते व्यक्ति को पिटते हुए जो व्यक्ति पिट रहा है उसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उस समय वो जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत एक्शन ले सकता है। अगला है 65वां प्रश्न है कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। तो मृत्यु या घोर अपहति से भिन्न अपहानि कार्य तक होने तक सीमित है। धारा 99 भारतीय दंड संहिता की ये बात कब लागू होती है। तो आपको बताना है तो इसमें होगा जब लोक सेवक पदाभास से कार्य करे, लोक सेवक के निर्देश में कार्य करे या फिर संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता मिले। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तीनों कंडीशन में जो है 99 के तहत जो है प्रतिरक्षा का अधिकार रहता है। अगला है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ और बना रहना निम्नलिखित किस धारा में है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो वो है 102 में। अगला है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। तो इसमें जो होगा लूट के समय में या फिर रात्रि गृह वेदन के समय में या फिर कोई अग्नि द्वारा रिष्टि करे यानी अग्नि द्वारा हानि पहुंचाने की कोशिश करे। तो अगर इन तीनों केस में हो तो हम अपनी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है धारा 103 भारतीय दंड संहिता में संशोधनोपरांत पांचवा खंड उत्तर प्रदेश हेतु जोड़ा गया उसमें क्या है। तो इसमें आपको बताना है तो इसमें है अग्नि या विस्फोट पदार्थ द्वारा रिष्टि जो सरकारी संपत्ति या रेल संपत्ति या मोटरयान अधिनियम में संबंधित संपत्ति हो या फिर शरीर की क्षति से संबंधित हो। तो ये दोनों ही पॉइंट जो हैं यहाँ पर सही हो जाएंगे और यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है 69 संपत्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहानि कारित करने तक निम्न में किस धारा में दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है धारा 104 में। आप धारा देखेंगे 104 यानी सेक्शन 104 अगर आप देखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें प्रावधान किए गए हैं। तो
तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं सेक्शन से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कुछ उस सेक्शन में से जो है कोई कहानी या कोई केस बना के आपसे पूछा जाता है कि इस केस में कौन सी सेक्शन लगेगा, या फिर इस केस में क्या जो है उसको क्या मतलब करना होगा, कितनी सज़ा होगी, क्या उसको अपराध है या नहीं है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्टली अगर आप ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी में से 99% क्वेश्चंस पूछे जाने की आशंका है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 70, इसमें पूछा गया है भारतीय जो 107 आईपीसी है उसमें विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक बना रहता है। तो इसमें आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा अपराधी की संपत्ति सुरक्षित पहुंच से बाहर हो जाती है, या फिर लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त होने तक, या अपनी सम्मति जो संपत्ति प्राप्त कर लेने तक। ये सारे केसेस में जो है आप प्राइवेट विरुद्ध जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है का पर एक भीड़ द्वारा हत्या के आशय से प्रयास किया जाता है। जिस भीड़ ने नन्हे नन्हे निर्दोष बच्चे हैं, कहा बिना गोली चलाए अपने को बचा नहीं सकता। गोली चलाने पर बच्चे की जान चली जाए, का भीड़ पर गोली चलाता है और बच्चा मर जाता है। तो का के द्वारा धारा 106 में क्या है, धारा 106 क्या बताती है आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, इसके द्वारा कोई भी अपराध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम उठाना आवश्यक है, उपबंध किस धारा में दिया है। मतलब कि घातक हमले के विरुद्ध जो है कोई भी आप सेल्फ डिफेंस करते हैं तो उसमें निर्दोष व्यक्ति की कोई भी हानि हो जाती है, उसमें कोई जोखिम मतलब उसकी हानि हो सकती है, ये इस चीज़ का हम जोखिम उठाते हैं। तो ये ऐसा कौन से सेक्शन में दिया है, तो ये हमारे दिया हुआ है दोस्तों 106 सेक्शन में दिया है, यहाँ सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है धारा 107 किस बात का दुष्प्रेरण कब है। ठीक है, ये जो बताना है तो दुष्प्रेरण कब होता है। तो इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को अगर आप उकसाते हैं, या फिर कार्य या कार्य लोग द्वारा सहायता करते हैं, या फिर उस बात को करने का षड्यंत्र करते हैं, इन तीनों केस में ये माना जाएगा आप जो है उस व्यक्ति को जो है दुष्प्रेरित कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसको काम करने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं, मतलब अपराध करने के लिए उत्तेजित करते हैं, तो वो कहलाता है दुष्प्रेरण। और ये तीनों केसेस में ये दुष्प्रेरण होता है और 107 सेक्शन में ये दिया हुआ है। अगला है 74 प्रश्न पूछा गया है, एक लोक अधिकार ऑफिसर न्यायालय के वारंट से या को पकड़ने जाता है, खा मिलता है और बताता है कि गा ही या है और गा को पकड़वा देता है, और खा ने कौन सा अपराध किया। तो एक लोक ऑफिसर है, ठीक है, उसने क्या किया, अगर वो गया किसी व्यक्ति को पकड़ने, और वहाँ पर क्या होता है, एक जैसे राम को पकड़ने गया लेकिन वहाँ पर श्याम मिला, और श्याम ने क्या कहा, एक दूसरा कोई बंदा मिला जो भी हो सकता है रामू था, तो रामू को कह दिया कि ये रामू नहीं ये राम है, और पुलिस वाला जो है राम को पकड़ के राम समझ के रामू को उठा के ले आता है। तो ऐसे केस में जो श्याम था उसने कौन सा अपराध किया ये आपको बताना है। तो ऐसा जो अपराध होता है वो कहलाता है दुष्प्रेरण का अपराध। ठीक है, दुष्प्रेरण का अपराध होता है कि उसने दुष्प्रेरित किया, यानी उसने भ्रमित किया। ठीक है, ये हो गया। अगला है 75, इसमें पूछा गया है दुष्प्रेरण की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है, यानी आईपीसी के किस सेक्शन में जो है दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 108 में दुष्प्रेरण की जो पूरी डेफिनेशन है वो दी हुई है। आप आईपीसी देखिएगा, उसमें 108 जो सेक्शन है उसमें दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। अगला है 76, इसमें पूछा गया गा की हत्या के लिए का खा को उकसाता है। ठीक है, घा की गंभीर चोट कारित करता है, किंतु घा जो है ठीक को जाता है, और का ने कौन सा अपराध किया है। तो यानी यहाँ बताना है, ऐसे में क्या होता है, गा की हत्या के लिए का को उकसाता है, ठीक है, और खा को उकसाता। तो यहाँ पर पूरा ये क्वेश्चन में बात बताया, तो उकसाने का काम क्या हो गया, सीधा सीधा है, उसने क्या किया, दुष्प्रेरण किया। तो दुष्प्रेरण ए ऑप्शन इसका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इसमें पूछा गया है कि गा की हत्या के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है, का ने कौन सा अपराध किया। तो क्या होता है, जैसे कोई पुलिस वाला है, और या मतलब कोई भी है, आप हैं और आपको कोई एक थर्ड पर्सन जो है आपको उकसाता है कि इस आदमी की हत्या कर दीजिए, और आप ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो जिस व्यक्ति ने आपको उकसाया है वो कौन सा कार्य होगा, तो वो होता है दुष्प्रेरण। तो आप समझ चुके होंगे दुष्प्रेरण क्या होता है, बहुत तरह के दुष्प्रेरण से संबंधित आपने प्रश्न देख चुके हैं।
अगला प्रश्न है, खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है। यानी एक आप हैं और अगर आपको कोई भी थर्ड पर्सन कोई झूठा साक्ष्य मतलब झूठी सबूत देने के लिए आपको उकसाता है, तो अगर आप उकसाहट के परिणाम स्वरूप ये अपराध कर देते हैं, तो जो उस का ने जो काम किया है या थर्ड पर्सन ने जो काम किया है, वो कौन सा कार्य है, वो है का उसी अपराध का दुष्प्रेरण का दोषी होगा, उसी दंड से दंडनीय होगा जो खाने किया है। मतलब आप उसके उकसाने के फलस्वरूप जो भी काम कर देंगे, उसका जो उकसाने का मतलब तो जो जिसने आपको उकसाया है उसी अपराध का उकसाने का दंड आप पे लगेगा, ठीक है? वो थर्ड पर्सन पे लगेगा और आपने जो क्राइम किया है वो तो आपका क्राइम रहेगा ही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही हाँ जवाब होगा, ठीक है? ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुष्प्रेरणा का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किए जाएं और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्ति उपबंध भारतीय दंड संहिता में नहीं हो तो अपराधी को किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित हो, ठीक है? ऐसे में क्या है, दुष्प्रेरणा जो दुष्प्रेरण का जो दंड है, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए, उसकी जैसे उसने दुष्प्रेरित किया और कोई भी ऐसा कार्य परिणाम स्वरूप उसने कर दिया और उसका आईपीसी में कोई भी दंड नहीं दिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा, उस अपराध के लिए उसको भी दंडित माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है, खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप ये अपन करता है, अपराध करता है, ठीक है? तो ये सेम वही क्वेश्चन आ गया कि अगर जैसे आपको कोई भी व्यक्ति उकसाता है और आप परिणाम स्वरूप वो अपराध कर देते हैं, तो क्या होगा, जो का व्यक्ति है उसी दंड से दंडित होगा, लेकिन खा व्यक्ति दंड से खा दंडित किया जाएगा। यानी जिससे खा दंडित किया जाएगा उसी से का दंडित किया जाएगा। मीन्स जैसे जो भी अपराध आपने उसके उकसाने से कर दिया, तो आप जिस दंड से दंडित होंगे, सेम उसी दंड से वो पर्सन भी दंडित किया जाएगा जो जो है जिसने आपको उकसाया है, ठीक है? अगला है 81 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है। तो आपराधिक षड्यंत्र आपने अगर आईपीसी पढ़ी होगी और उसमें सेक्शन आपने याद किया होगा, तो उसमें 120 का यानी जो दे रखी है वो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। अगला है 82, इसमें पूछा गया है, भारतीय आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व आपको बताने हैं, ठीक है? तो तत्व कौन से हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है अवैध कार्य, दूसरा है अवैध साधनों द्वारा सहमति और कार्य किया गया हो। तीनों केसेस में आपराधिक षड्यंत्र का होता है, यानी यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, कार्य ना किया गया हो। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसके लिए सही जवाब होगा, मतलब ये तीन सही हैं, इसलिए इसमें पूछा गया नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है, आपराधिक षड्यंत्र का दंड भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है। इसका जो दंड है वो कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है आपको बताना है। तो ये दिया गया है 120 खा के अंतर्गत, यानी 120 का में जो है उसकी परिभाषा दी गई है और 120 खा में जो है उसकी दंड दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में क्या नहीं है आपको बताना है। तो क्या नहीं दिया गया है, तो ये है भारत सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार करना, ये 121 के अंतर्गत नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी विरुद्ध युद्ध करना या फिर विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना या उसका दुष्प्रेरण करना, ये तीनों धारा 121 के अंतर्गत अपराध हैं। धारा 121 भारतीय दंड संहिता द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र करेगा या केंद्र या राज्य सरकारों को आपराधिक बल द्वारा आतंकित करेगा, वह किस धारा से दंडनीय होगा। तो ये होगा 121 का, यानी जो मैंने आपको बताया 121 में जो है भारत सरकार के लिए है और ये राज्य या केंद्र इनके लिए दिया गया है 21 का में, ठीक है? अगला है, अवित्याजक को संश्रय देना यानी भारतीय दंड संहिता की किस दंड धारा में दंडनीय है। तो किसी भी पर्सन को आप संश्रय देते हैं ऐसे पर्सन को, तो वो कहलाता है 121 आईपीसी के सेक्शन के तहत दंडनीय होगा। अगला है, सैनिक नौसैनिक वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली पोशाक षड्यंत्र या टोकन धारण करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा से दंडनीय होगा। तो 148 सेक्शन है, उसके तहत ये दंडनीय होगा अगर कोई भी किसी सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक के जो उपयोग में लाए जाने वाले जो भी कोई भी पोशाक है या उसका कोई भी बैजेस वगैरह हैं उसको अगर कोई धारण करता है, तो आईपीसी के जो सेक्शन 148 है उसके तहत अपराध होता है। अगला है,
आईपीसी के सेक्शन 141 में विधि विरुद्ध जमाव में कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो आपको ध्यान रखना है विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम जो है 3 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तो वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। ठीक है। अगला है 89, इसमें पूछा गया है क्या कोई जवाब जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन ए, विधि विरुद्ध जवाब के लिए आवश्यक क्या है, तो इसके लिए जो आवश्यक है वो आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन होगा सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन बी। इसके बाद विधि विरुद्ध जवाब का सदस्य होने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय बताया गया है, तो ये होगा ऑप्शन 142। इसके बाद अगला है घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने के लिए आईपीसी के किस सेक्शन में दंडनीय बताया गया है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है सेक्शन बेस्ड, आपने अगर याद कर रखा होगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं, और इसका सही जवाब होगा 144 में इसका जो है पनिशमेंट दिया गया है। अगला है विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना जो है सेक्शन 145 से दंडनीय है। कब दंडनीय होता है, जब उस जब बिखर जाने का अंदेशा ना हो और बिखर जाने का आदेश विधि द्वारा विहित हो। तो ऐसे दोनों केसेस में जो है शामिल होना जो है दंडनीय अपराध है। ठीक है, 145 आईपीसी की धारा के तहत। अब आया बलवा। बलवा क्या होता है, आपने देखा होगा बलवा दंगा, ये आपने वर्ड सुने होंगे, तो ये होता है। तो बलवा में क्या होता है, जब भी जो है विधि विरुद्ध जमाव होता आता है और उन सभी जमाव वाले जो मतलब वहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग उसमें उपलब्ध होते हैं, उन सबका सामान्य एक उद्देश्य होता है और उसके तहत वो बल और हिंसा करते हैं, तो इसको कहलाता है बलवा। तो यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बलवा यही होता है। अगर आप विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, यानी आप जो है कानून के विरुद्ध जमाव इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं और उसमें आप बल और हिंसा का अगर प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में बलवा कहा जाता है। इसके बाद अगला 95 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया बलवा के लिए जो कौन सी सेक्शन है जिसमें दंडनीय माना गया है, तो वो है आईपीसी का सेक्शन 147। अगला है धारा 144 भारतीय दंड संहिता के अधीन घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने पर दंड का प्रावधान है, तो ये है सेक्शन ए। नेक्स्ट है घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 148 में कितने वर्ष का कारावास का दंड है, तो ये आपको बताना है। इसमें है 3 वर्ष का दंड होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है 149 से विधि विरुद्ध जमाव का हर एक सदस्य सामान्य उद्देश्य से अग्रसर करने में किए गए कार्य का क्या दोषी होगा, तो बिल्कुल दोषी होगा। और मतलब विधि विरुद्ध जमाव में अगर हर एक जो सदस्य है और कोई भी कार्य करता है, तो पूरे का पूरा जो सदस्य है, एक भी बंदा अगर उसमें ऐसा काम कर देता है, तो सारे के सारे जितने भी सदस्य होंगे विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थित, वो सभी इस दंड के दोषी होंगे। अगला है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश देने के पश्चात उसमें जानते हुए शामिल होना या बने रहने के लिए कितने का दंड दिया गया है, तो ये दिया गया है 6 मास का कारावास प्लस जुर्माना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है धारा 151 में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध जमाव को बिखर जाने के लिए आदेश समादेश कब उचित होता है, तो ऐसे में जो आदेश दिया जाता है वो कब दिया जाता है, वो होता है लोग शांति को भंग करें और जानबूझ के समादेश को उल्लंघन कर रहे हों, तो ऐसे केसेस में आदेश दिया जाता है बिखर जाने का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है दस्तावेज का उल्लेख भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है, तो जो दस्तावेज हैं वो आईपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत हैं, तो आपको बताना है, तो ये है सेक्शन 29। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने 51 क्वेश्चंस देखे आईपीसी के, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे भी इस तरह के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं आगे भी इसके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आज हमारा 51 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। इससे पहले हमने जो है 50 के क्वेश्चंस के लिए भाग 1 जो है पहले बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, वो आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।